अध्याय 416 अंकल शेन की समझ काफ़ी है। झोउ लैनफेंग और अधिक क्रोधित हो गए और शेन जियानहुआ को फिर से उकसाया। क्या आप कुछ नहीं कहने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जब हे नान ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो क्या एक पुरुष के रूप में शेन जियानहुआ को ऐसे समय में कदम नहीं उठाना चाहिए? मुझे क्या बोलना चाहिए? शेन जियानहुआ ने हे नान की ओर देखा, फिर झोउ लैनफेंग से सख्ती से कहा कि वह अनुचित मांगे न करें। पैसा उसके पास है क्योंकि मियाँ ने इसे उसे सौंपा है। वास्तव में उसे मियाँ की अनुमति के बिना हमें यह नहीं देना चाहिए। पैसे के लिए हे नान को परेशान मत करो, आप इसे उसके लिए अजीब बना रहे हैं। शेन जियानहुआ को लगा कि ऐसा कहकर वह हे नान से डरने के बजाय अधिक प्रबुद्ध दिखाई दिया। मैं आपकी समझ की सराहना करता हूँ, अंकल शेन। हे नान ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। मुझे अन्य मामलों पर भी ध्यान देना है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। बोलने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। झोउ लैनफेंग उसे रोकना चाहती थी, लेकिन हताशा में अपने पैर पटकते हुए उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। शेन जियानहुआ, आप मेरे सामने बहुत सख्त व्यवहार करते हैं, धमकी देते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन हे नान के सामने आपकी कोई हिम्मत क्यों नहीं है? बस उसे इस तरह पैसे लेते हुए देख रहे हैं। ये बहुत सारा पैसा है। क्या आप इसे वापस दावा करने की योजना नहीं बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। $1000 से अधिक। संभवतः इसे वापस न पाने के विचार मात्र से ही उसकी छाती में अत्यधिक अकड़न होने लगी और सांस लेना कठिन हो गया। तुम्हें क्या लगता है वह कौन है? तुम्हें लगता है कि अगर तुम कोई तमाशा करोगे तो वह डर जाएगा और पैसे सौंप देगा? शेन जियानहुआ ने झोउ लैनफेंग की ओर घूरकर देखा और उसे बुद्धिहीन होने के लिए डांटा। पैसा उसके पास है क्योंकि मियाँ ने उसे इसे रखने के लिए कहा था। हम बस यहीं इंतजार करेंगे। जब उसकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो वह इसे वापस मांग सकती है। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? वह शापित लड़की पहले से ही हमारे साथ संबंध तोड़ने की बात कर रही है, झोउ लैनफेंग ने गुस्से से हौंफते हुए कहा। अगर मुझे पता होता कि वह इतनी अभिशाप है, तो मैं पहले कभी उसकी देखभाल करने के लिए सहमत नहीं होता। अगर हमने उसे ठीक से अनुशासित नहीं किया, तो अंततः वह हमारी मौत बन जाएगी। इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही बहुत सारी तरकीबें हैं। कुछ और वर्षों में वह क्या बनेगी? शेन मियाँ ने पहले जो कहा था उसके बारे में सोचकर शेन जियानहुआ ने भी निराशा में कहा, मैंने उसे पहले बहुत बिगाड़ दिया है। मैंने सोचा कि उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करके वह कम से कम हमारी दयालुता को याद रखेगी। मैंने तुमसे कहा था कि उसे खराब मत करो, लेकिन तुम नहीं सुनोगे। अब पछता रहे हो, है ना? झोउ लैनफेंग ने अपने दांत पीस लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम उसे इस बार वापस ले जाएंगे, तो चाहे कोई भी भीख मांगने आए, हम उसे स्कूली शिक्षा जारी रखने नहीं दे सकते। वह पहले से ही बहुत जंगली है। अगर उसने अपनी शिक्षा जारी रखी, तो वह हमारे ऊपर से गुजर जाएगी। अन्य लोग क्लासिक्स पढ़ते हैं और विद्वान बन जाते हैं, लेकिन वह जो कुछ भी पढ़ती है वह शौचालय का मल है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उसे उतना ही गुस्सा आता था और अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए उसने कहा, वह इस साल 16 साल की है। वह शादी के बारे में बात करने के लिए काफ़ी बड़ी है। अपने व्यक्तित्व के साथ हमारे साथ रहने के लिए एक दामाद को आकर्षित करने के बारे में भूल जाओ। मुझे डर है कि वह हमें चूहे मारने वाली दवा से जहर दे देगी। जो भी जगह सबसे दूर हो, बस उससे वहीं शादी कर लो और बस कर लो। दृष्टि से बेहतर है। एक बार जब उस शापित लड़की की शादी कहीं दूर हो गई, तो वे झोउ सियू के निवास को स्थानांतरित कर सकते थे।
और वे तीनों एक आरामदायक, सरल जीवन जी सकते थे। वह कितना सुखद होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ की छाती कई बार जोर जोर से फूली, लेकिन उसने झोउ लैनफेंग के शब्दों को नहीं समझा और अपनी पत्नी के भाषण को महज गुस्सा निकालना समझा। उसे वास्तव में महसूस हुआ कि उसकी बेटी अनियंत्रित थी और इससे उसे गुस्सा आता था। लेकिन फिर भी, जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे उसकी देखभाल के लिए किसी की आवश्यकता होगी। उसे अभी भी एक बच्चे की आवश्यकता होगी। झोउ सियू विश्वविद्यालय जा रहा था। जो उनके साथ रहेगा वह शेन मियामियान होगा। जून का महीना था और मौसम विशेष रूप से झुलसा देने वाला था। शेन जियानहुआ और झोउ लैनफेंग कई घंटों से स्कूल के गेट पर बड़े पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे थे। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। गर्मी से चक्कर आने और धुंधली आंखों वाली झोउ लैनफेंग ने लगभग हार मान ली थी और कई बार वापस जाना चाहती थी, लेकिन पैसे के बारे में सोचकर उसे दांत भींचने और सहने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर, शेन जियानहुआ, जो अक्सर भट्ठी कारखाने में काम करते थे, को यह उतना कठिन नहीं लगा। जब वह भट्टी कारखाने में काम करता था, तो उसे गर्मियों की तो बात ही छोड़िए, सर्दियों के दौरान भी बहुत पसीना आता था। अध्याय 417 विफल। ये केवल बिना कोई काम किए खड़ा रहना था, इसलिए इसे बिल्कुल भी कठिनाई के रूप में नहीं गिना गया। शेन जियानहुआ ने भट्टी कारखाने में बहुत थकने के लिए काम किया था और फिर भी उतना पैसा नहीं कमा पाया था। अतीत में वे नया घर बनाने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अब जब उसे पता चला कि उसकी बेटी के पास इतनी बड़ी रकम है, तो वह केवल एक नए टाइल वाले घर के बारे में सोच सकता था। लोग ऐसे ही होते हैं। यदि वे जानते हैं कि वे इसे वहन नहीं कर सकते, तो वे इस पर दोबारा विचार नहीं करते हैं। लेकिन एक बार जब आशा आ जाती है, तो यह उनके दिमाग को खत्म करने लगती है। घर बनाने के विश्वास के साथ, शेन जियानहुआ की नज़र स्कूल के गेट पर टिकी हुई थी। जैसे ही पहला छात्र बाहर निकला, उसने प्रत्याशा में अपनी आंखें फैलाना शुरू कर दिया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि झोउ सियू के बाहर आने के बाद भी शेन मियामियान का कोई संकेत नहीं था। जैसे ही झोउ सियू बाहर आए, उसने सबसे पहले पैसे के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि वे इसे प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो उसका मूड तुरंत खराब हो गया। अंकल, दीदी बेवकूफ़ है या क्या? इतना सारा पैसा, और उसने आपको और आंटी को देने के बजाय किसी बाहरी व्यक्ति को दे दिया। क्या होगा यदि वह व्यक्ति पैसे ले ले और बुरे इरादे रखे और स्वीकार न करे? फिर क्या? उद्धरण चिन्ह। इतने सारे पैसे के साथ अगर शेन मियामियान इसे शहर ले जाती, तो वह जीवन भर एक राजकुमारी की तरह रह सकती थी। झोउ लैनफेंग और शेन जियानहुआ मूल रूप से केवल इस बात से चिंतित थे कि शहर पहुंचने के बाद शेन मियामियान पैसे बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन अब, झोउ सियू के शब्दों को सुनने के बाद, वे भी चिंतित होने लगे। कुछ हजार कोई छोटी रकम नहीं है। यहाँ तक कि शहर के अमीरों को भी लुभाया जाएगा। सियू, अंदर जाओ और देखो कि तुम बाहर क्यों आए हो और तुम्हारी बहन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है। हालांकि शेन जियानहुआ ने हमेशा कहा था कि मियामियान के ग्रेड अस्थिर थे, वह जानता था कि मियामियान के ग्रेड अब सियू की तुलना में बेहतर थे। यदि सियू बाहर आ गया था और मियामियान नहीं आया था, तो स्पष्ट रूप से कुछ सही नहीं था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसका क्या मतलब है कि वह बाहर आ गई है? अंकल के अवचेतन मन में उन्हें विश्वास होगा कि दीदी की पढ़ाई उनसे बेहतर थी, है ना? वह इतने सालों तक पढ़ाई में अपनी बहन से बेहतर रही थी और अंकल ने कुछ नहीं कहा था। अभी उसकी बहन को ठीक हुए 3-4 महीने ही हुए थे, और उसके बोलने का ढंग भी बदल गया था।
झो सियू अंदर से असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अब इन मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं है। अंकल, आपको और चाची को भी अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर लू सियुआन पर। बहन उसके साथ बाहर आई होगी। वे एक साथ परीक्षा दे रहे थे। ठीक है, शेन जियानहुआ ने अपने हाथ से इशारा किया। फिर जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। झो सियू ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। पूरे रास्ते दौड़ता रहा। सड़क पर वह अपनी साइकिल को धक्का देते हुए लू सियुआन से टकरा गई। वह शेन मियामियान के बिना अकेला था। उसे बुरा आभास हुआ और वह परीक्षा हॉल में तेजी से पहुंची। लेकिन वहां उसने देखा कि कुछ छात्र इधर उधर बिखरे हुए थे और शेन मियामियान का कोई पता नहीं था। किसी अनिष्ट की आशंका से वह बाहर निकली और दूर से आवाज दी, अंकल, आंटी, क्या आपने दीदी को बाहर आते देखा? अंदर कोई नहीं है क्या? उद्धरण चिन्ह। झो लैनफेंग और शेन जियानहुआ दोनों स्तब्ध थे। वह लड़की कहाँ गई होगी? झो लैनफेंग को यकीन था कि शेन मियामियान बाहर नहीं आया था। क्या आपने लू सियुआन को देखा? झो सियू ने उत्सुकता से पूछा। मैंने उसे देखा, शेन जियानहुआ ने सिर हिलाया। वह अकेले बाहर आया था, मियामियान के साथ नहीं। लू सियुआन अकेला निकल गया था, इसलिए शेन जियानहुआ ने उसे नहीं रोका। उसे यकीन था कि शेन मियामियान यहाँ से आगे नहीं गया था। ये तो बुरा हुआ। झो सियू का चेहरा बदल गया। बहन स्कूल के पिछले दरवाजे से बाहर गई होगी। स्कूल का पिछला दरवाज़ा आमतौर पर बंद रहता था, जिसकी चाबी प्रधानाध्यापक के पास रहती थी, जो उसे नहीं खोलते थे। लेकिन अगर शेन मियामियान ने पूछा, तो प्रधानाध्यापक निश्चित रूप से मदद करेंगे। सियू ने लापरवाही बरती थी। तुम्हारे स्कूल में पीछे का दरवाज़ा है? झो लैनफेंग ने डांटा। इतना बड़ा मुद्दा, आपने हमें क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। पिछला दरवाज़ा आमतौर पर बंद रहता है और उसे इस्तेमाल की अनुमति नहीं होती। मैंने फिलहाल इसके बारे में नहीं सोचा। घबराओ मत। तुमने कहा था कि स्कूल का गेट आमतौर पर बंद रहता है। शायद वह अभी भी अंदर है और अभी तक बाहर नहीं आई है। चलो थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। शेन जियानहुआ का चेहरा उदास था, लेकिन वह अपेक्षाकृत शांत रहा। पहले ही पूरा दिन इंतजार कर चुका था। वे थोड़ी देर और इंतजार कर सकते थे। अध्याय 418। धन्यवाद भाई। वह मियामियान हे नान की कार में बैठ गया। वे लगभग शहर में थे। वह जानती थी कि शेन जियानहुआ और झो लैनफेंग स्कूल के गेट पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए उसने अपनी आखिरी परीक्षा जल्दी दे दी और प्रिंसिपल से उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाने के लिए कहा। यदि उसने सही अनुमान लगाया है, तो उसके माता पिता को अभी भी इंतजार करना चाहिए। वे स्कूल बंद होने तक नहीं जाएंगे। उसने एक गहरी सांस ली और हे नान की ओर देखा। बड़े भाई हे, आज आपने मेरे लिए काफ़ी परेशानी खड़ी कर दी है। मेरे अंदर जाने के बाद क्या उन्होंने कोई तमाशा खड़ा कर दिया? उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह जानती थी कि शेन जियानहुआ और झो लैनफेंग कमजोरों को धमकाने और ताकतवरों से डरने वाले प्रकार के हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है, तो ये कहना मुश्किल होता है। एक कहावत है, मनुष्य धन के लिए मरते हैं, जैसे पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। ये ठीक था। हेनान ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सरलता से उत्तर दिया। शहर में अकेले रहना शुरुआत में असुविधाजनक हो सकता है। तैयार रहें। शेन मियामियान के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी। क्या बिग ब्रदर को उसके शहर में अकेले रहने में असुविधा होने की चिंता थी? यदि उसे अपने पिछले जीवन की यादें न हों, तो वह वास्तव में असहज हो सकती है। अपने पिछले जीवन में गू परिवार और गू जियानबिन के दूसरे बेटे को विदा करने के बाद वह हमेशा अकेली रहती थी।
वह समय अकेलापन होते हुए भी उसके जीवन का सबसे दृढ़ काल था। यह अफसोस की बात थी कि जियानहुआ को कैंसर होने का पता चलने में 2 साल भी नहीं लगे। अब अकेले शहर जाना दूसरे लोगों की नज़र में एक युवा लड़की अकेली और दयनीय लग सकती है। उन्हें कम ही पता था, उसके लिए ये वास्तव में एक राक्षस की मान से भागने जैसा था। बड़े भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने वास्तव में अभी कुछ समय के लिए इसकी योजना बनाई है। एक बार हाई स्कूल शुरू होने के बाद मैं रहने के लिए शहर में एक जगह किराए पर ले लूंगी। मैं बस हर आधे महीने में एक बार उनसे मिलने वापस जाऊंगी, उसने अपने होठों को शुद्ध करते हुए कहा। फिर जारी रखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इस हद तक चले जाएंगे। गांव में मेरी एक अच्छी बहन है, वह कुछ दिनों में स्टोव में मदद करने के लिए आएगी। हमारे लिए जीना अकेला नहीं होगा, हम एक साथ मिलकर एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। हे नान की आंखों में प्रशंसा की चमक चमक उठी। इतनी कम उम्र में उसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह से सोच लिया था। उसके जैसी लड़की दुर्लभ थी, वह धूल से बुझे मोती के समान थी। शेन परिवार को आज या बाद में अपने हर काम पर पछतावा होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ दिनों के लिए रहने के लिए एक अस्थायी जगह की व्यवस्था करूंगा। किराए की चिंता मत करो, मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ। किराया बहुत महंगा नहीं है और आसपास का वातावरण तुम दोनों लड़कियों के लिए बहुत उपयुक्त है। शेन मियामियान की आंखें चमक उठीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हे नान इतना विचारशील होगा। धन्यवाद बिग ब्रदर। हे मम्मा, हे नान ने हमेशा की तरह हर बार बिना किसी दिखावे के स्वाभाविक रूप से उसका धन्यवाद स्वीकार किया। आपके माता पिता शायद कल आपको रोकने के लिए स्कूल में होंगे। यदि आप उनका सामना नहीं करना चाहते हैं तो पिछले दरवाजे का उपयोग न करना सबसे अच्छा है। बाहर आने से पहले अतिरिक्त आधे घंटे के लिए स्कूल में रहें। वे उसके माता पिता थे और उनसे बचने के अलावा उसके पास कई अच्छे विकल्प नहीं थे। तथाकथित संबंध विच्छेद उसके उनके सामने उपस्थित न होने के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, शेन मियामियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। बड़े भाई का भी उसके जैसा ही विचार था। उसने अगले दिन देर से निकलने की भी योजना बनाई। आज वे निश्चित रूप से बहुत देर तक प्रतीक्षा करेंगे। जब तक कि वे उसे देख न लें तब तक नहीं जाएंगे। कल सुबह वे निश्चित रूप से जारी रहेंगे, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वे स्कूल जाने के रास्ते में प्रतीक्षा करेंगे। उनसे बचना कोई समस्या नहीं होगी। वे स्कूल के बाद भी निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। यदि उन्हें आगे या पीछे के गेट पर कोई नहीं मिलता तो वे पहले की तरह देर तक इंतजार नहीं करते। यदि वह थोड़ी देर और स्कूल में रुकती तो वह उनसे बच सकती थी। जैसे ही शेन मियामियान ने अपनी योजनाओं पर विचार किया, उसने अपने कोमल लाल होठों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। आधे महीने तक स्कूल में स्वास्थ्य लाभ करने के बाद उसने अपना सामान्य गोरा रंग वापस पा लिया था, जो चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह दिखने लगी थी। शब्दों से परे सुंदर। अध्याय 419। हे नान का घर। एक हे नान मदद नहीं कर सका, लेकिन ली चुनहुआ के शब्दों को याद किया, जिसमें उसके जैसी लड़कियों की तुलना बुरे लोगों द्वारा आसानी से निशाना बनाए जाने से की गई थी। एक लड़की जो बहुत सुंदर है, उसके रूप रंग से मेल खाने की बुद्धिमत्ता और क्षमता के बिना एक आपदा है। उस अर्थ में शेन जियानहुआ और उसकी पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मोती गंदा हो गया। आखिरकार कोई बुरी बात नहीं रही होगी, यह महसूस करते हुए कि उसके विचार भटक गए थे। हे नान ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। कई सालों में ये पहली बार था कि उसके साथ ऐसा हुआ था। उसने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, दुकान खुलने से पहले
शहर में लू सियुआन से न मिलना ही बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में बदलाव को देखकर शेन मियामियान ने हैरान होकर अपनी आंखें झपकाईं। वह नान कुछ देर पहले ठीक था, तो फिर वह अचानक दुखी क्यों हो गया? हालांकि उसे उसके मूड में बदलाव का कारण समझ नहीं आया, फिर भी उसने सिर हिलाया। उसके माता पिता उसे ढूंढने में असमर्थ होने के कारण वे निश्चित रूप से इन कुछ दिनों में लू सियुआन पर कड़ी नज़र रखेंगे। लू सियुआन से मिलना वास्तव में उपयुक्त नहीं था। शेन मियामियान ने शुरू में सोचा था कि हे नान उसे रहने के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित सराय ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन जब कार एक आवासीय परिसर में दाखिल हुई तो उसे एहसास हुआ कि हे नान उसे अपने घर ला रहा था। बड़े भाई, वह मेरा आपके घर पर रहना बिल्कुल उचित नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। आप एक युवा लड़की जो इतने सारे पैसे ले जा रही है, एक होटल में, यह असुरक्षित है। यहाँ केवल मैं ही रहता हूँ, एक और व्यक्ति ज्यादा जगह नहीं लेगा, उसने सख्ती से कहा। उसे मना करने का कोई मौका नहीं छोड़ा क्योंकि वह सामान ऊपर ले जा रहा था। शेन मियामियान ने अपना स्कूल बैग पकड़ लिया और ईमानदारी से उसके पीछे चल दिया। इस इमारत में 6 मंजिलें थीं। प्रत्येक मंजिल पर 2 घर थे। वह नान चौथी मंजिल पर रहता था, जबकि अधिकांश लोग अभी भी ट्यूब के आकार के अपार्टमेंट और तंग 2 बेडरूम इकाइयों में रहते थे। ये पहले से ही 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाला लेआउट था। लिचेंग में स्टैंडअलोन विला के बाहर इस परिसर का लेआउट और वातावरण सबसे अच्छा था। केवल धनी और प्रतिष्ठित लोग ही यहाँ रह सकते थे। पहली बार ऐसी जगह पर, विशेषकर हे नान के घर में, शेन मियामियान बहुत संयमित थे। घर में प्रवेश करने के बाद वह सिर झुकाए खड़ी रही, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। फर्श चमकदार और साफ था। घर साज सज्जा से सुसज्जित था और हर चीज व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित थी। ऐसा लगता था कि बिग ब्रदर अपनी शक्ल सूरत की तरह बहुत ही सावधानीपूर्वक और साफ सुथरा था, शायद थोड़ा जुनूनी बाध्यकारी भी। वे कहते हैं कि ऐसे लोग अपनी दृष्टि में धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शेन मियामियान को अचानक अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसे यहाँ अनुपस्थित मन से उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। उसे किसी होटल में रुकने पर दृढ़तापूर्वक जोर देना चाहिए था। हे नान उसे पहरे पर एक छोटे सैनिक की तरह कठोरता से खड़ा हुआ देखकर मदद नहीं कर सका, लेकिन मनोरंजन की एक झलक उसकी आंखों की गहराई में चमकने दी। उसने उसका सामान सोफे पर रख दिया। वहां खड़े मत रहो, मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। ओह, शेन मियामियान ने आधी गति से धीमी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जल्दबाजी में उसके साथ बने रहने के लिए छोटे त्वरित कदम उठाए। हे नान ने बगल के कमरे का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। आप अस्थायी रूप से इस कमरे में रह सकते हैं। बिस्तर परसों ही धोया गया था। कोठरी में एक बिजली का पंखा है। अगर आपको गर्मी लगे तो इसे चालू कर लें। बिजली बचाने की चिंता न करें। शेन मियामियान ने अंदर झांकने के लिए अपना सिर झुकाया, जहां एक सिंगल बेड और एक बड़ी अलमारी रखी हुई थी। इतनी बड़ी अलमारी उसने पहले झोउ सियू के दुल्हन के कमरे में देखी थी, जिसके बारे में उसने तब सुना था कि उसकी कीमत काफी अधिक थी। झोउ लैनफेंग अक्सर गांव में उस अलमारी के बारे में शेखी बघारता था, लेकिन वह अलमारी इतनी बड़ी नहीं थी, न ही पैटर्न इतने अच्छे थे, या शिल्प कौशल इसके समान अच्छा नहीं था। कमरे में हल्की हल्की खुशबू थी, जो अलमारी से ही आ रही थी। उसकी नज़र अलमारी पर टिकी देखकर हे नान ने उदासीनता से कहा, आप अलमारी का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं मम्मा। शेन मियामियान ने सिर हिलाया। फिर वह नान उसे दूसरे छोटे दरवाजे पर ले गया। यहाँ बाथरूम है। अध्याय 420। हे नान का घर 2 बाथरूम बहुत बड़ा था।
लगभग झो सियू और उसके कमरे जितना बड़ा। अंदर शॉवर के अलावा एक बड़ा सफ़ेद बाथटब था, जिसने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया। इतना बड़ा बाथटब। सर्दियों में गर्म पानी से स्नान करना बहुत आरामदायक होता है। वह उसके टब में लेटे होने की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सकी और इस विचार से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने झट से अपनी नज़रें हटा लीं। अगर हे नान को पता होता कि वह क्या सोच रही है, तो वह उसका सिर घुमा सकता है। उस विचार से वह थोड़ा कांप उठी। ये बहुत डरावना था। जैसे ही वह उन गंदे विचारों को दूर भगा रही थी, उसने हे नान को ये कहते हुए सुना, आप बाथटब का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले कि शेन मियामियान जवाब दे पाता, वह उसे दूसरे दरवाजे तक ले गया। उसे सहजता से खोला और एक डेस्क और कई किताबों से भरी एक बड़ी बुकशेल्फ दिखाई दी। उन्होंने कहा, आप इनमें से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। फिर उसने शेन मियामियान को रसोई का प्रवेश द्वार दिखाया और अंत में मुख्य शयनकक्ष का दरवाजा खोलते हुए कहा, यह मेरा कमरा है। उनके कमरे का लेआउट बगल वाले कमरे जैसा ही था, लेकिन एक अतिरिक्त टेबल के साथ। शेन मियामियान ने उस पर नज़र डाली और सिर हिलाया, फिर इधर उधर देखना बंद कर दिया। ये हे नान का शयन कक्ष था और उसे लगा कि घूरते रहना असभ्य होगा। हे नान ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और पूछा, गर्मी लग रही है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसे पता चला कि वह क्यों पूछ रहा था। उसने अपने गर्म गालों को छूते हुए जोर से सिर हिलाया। हाँ, थोड़ी गर्मी है। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने अपने चेहरे को कई बार अपने हाथ से हवा दी, जिससे उसकी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उसकी निगाहें कमरे के चारों ओर घूम गईं। ये जानकर कि वह यहाँ विवश महसूस कर रही है, हे नान के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। विचारशील न होना मेरी गलती है। मैं पंखा चालू करना भूल गया। वह दीवार के पास गया, छत का पंखा चालू किया और तुरंत कमरा हवा की सरसराहट से भर गया, जिससे कमरा ठंडा हो गया। आधी गर्मी के दौरान प्राकृतिक हवा के अलावा ये पहली बार था जब उसे छत के पंखे का अनुभव हुआ। बेझिझक यहाँ कुछ भी उपयोग करें। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, हे नान ने समय की जांच करते हुए कहा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपको रात के खाने के लिए बाहर ले जाने के लिए 6 बजे वापस आऊँगा। यदि आप थके हुए हैं तो थोड़ी देर आराम करें और कुछ टीवी देखें। तभी शेन मियामियान को ध्यान आया कि कमरे में एक रंगीन टीवी है। 90 के दशक में जब झो सियू की शादी हुई, तो उसने एक ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हे नान रंगीन टीवी पर स्विच कर लेगा। क्या आप जानते हैं कि टीवी पर चैनल कैसे बदलते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसका लहजा सम था, बिना किसी संवेदना के। बस एक साधारण चिंता थी कि वह नहीं जानती कि इसका उपयोग कैसे करना है। उनके दृष्टिकोण से संभवतः उसे रंगीन टीवी जैसी चीज़ों का उपयोग करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए यह नहीं पता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। ये सामान्य था। मैं करती हूँ, शेन मियामियान ने सिर हिलाया, और हे नान को किसी भी तरह का संदेह न हो, इसके लिए उसने समझाया। जब लू सियुआन ने टीवी खरीदा तो मैं उसके साथ थी। दुकानदार ने हमें दिखाया कि रंगीन टीवी का उपयोग कैसे किया जाता है। हे नान ने सिर हिलाया, और जाने से पहले उसने चेतावनी दी, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलो। एक बार जब वह चला गया, तो शेन मियामियान विशाल घर में अकेला रह गया था। उसने कमरे के चारों ओर एक बार फिर नज़र डाली और देखा,
कि सोफे पर उसकी चीज़ों के अलावा वहाँ कोई संकेत नहीं था कि कोई महिला वहाँ कभी रही हो। चमकदार फर्श पर किसी महिला के लंबे बालों का एक भी कतरा नहीं मिला। उसने वह किताब जो हेनान ने उसे उधार दी थी, उसे शेल्फ पर उसके मूल स्थान पर रख दी और अपने कपड़े वापस बगल के कमरे में अलमारी में रखने के लिए ले गई। लेकिन उन्हें लटकाया नहीं। ये केवल एक अस्थायी जगह थी जिसे नान ने उसे रहने के लिए प्रदान किया था, और वह इसे अपने घर की तरह नहीं मानती थी, स्थायी रूप से बसने की मुद्रा प्रदर्शित करती थी।